हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा देख रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इसमें बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। ठीक है, आपका अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति या ओम के नियम का निगमन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और हर साल ये डेरिवेशन पेपर में पूछा जाता है कि कैसे आप अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से कि कैसे आप अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हो। और 5 नंबर का ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से समझेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति का। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, चलो समझते हैं, इस डेरिवेशन को करते जिससे हमें 5 नंबर मिलने वाले पेपर पे। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 3 विद्युत धारा चैप्टर का। ये अगर आप लोग विद्युत धारा चैप्टर के और भी जितने अभी तक टॉपिक हम पढ़ा चुके उनकी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको ओम के नियम के बारे में बता दें। ओम का नियम सबने क्लास 10th पे पढ़ा था कि ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम पे बताया गया था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, क्या कहा गया था ओम के नियम। ओम का नियम सबको याद भी होगा। यदि किसी चालक, मान लो कोई भी चालक है, अगर उस चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब, ये सब अगर ना बदले तो चालक में जो बहने वाली धारा आई होती है और विभवांतर, उसमें कुछ संबंध होता है। चालक का जो विभवांतर वी होता है तथा धारा आई होता है, इसका अनुपात जो होता है नियत होता है। ठीक है, इसका अनुपात जो होता है नियत होता है और यहीं से निकल के आता है वी बटा आई बराबर आर। ठीक है, यही ओम का नियम होता है, या आप इसे लिख सकते हो वी बराबर आई आर। ठीक है, यही नियम ओम का नियम होता है। ठीक है, कहा गया था ओम के नियम पे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो चालक में जो आपका विभवांतर वी तथा धारा आई के अनुपात जो होता है वो नियत होता है, अर्थात वी बटा आई बराबर आर। ठीक है, यही ओम का नियम था। तो आपको इसी ओम के नियम को क्या करना है, आपको अनुगमन वेग के आधार पर इसी सूत्र का निगमन करना है, इसी सूत्र का डेरिवेशन करना है आपको। किसके आधार पर, अनुगमन वेग या अपवहन वेग के आधार पर। तो एकदम सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ओम का नियम थोड़ा सा आपको बता दिया। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदलती तो चालक का जो विभवांतर होता है वी तथा धारा आई का अनुपात जो होता है नियत होता है, ये ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। तो उसके अनुगमन वेग के आधार पर करने के लिए आपको अनुगमन वेग के बारे में पता होना चाहिए। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो पे अनुगमन वेग के बारे में बताया था। ठीक है, अनुगमन वेग पे क्या होता है, मान लो आपका कोई चालक है, ये आपका हमने एक चालक बना रखा है। चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कब वेग होगा, जब वो आपका इस टाइप से किसी बैटरी से जुड़ा हो, तब जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा वो वेग क्या कहलाएगा, आपका अनुगमन वेग कहलाएगा। कब होगा, जब ये बैटरी से जुड़ा होगा तब। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात होती है। अब उसी अनुगमन वेग के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम का डेरिवेशन करेंगे। तो मान लो हमने एक चालक तार ले लिया। ठीक है, हमने ये एक धातु का एक चालक तार लिया है, ये देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर से आपका बना हुआ है चालक तार है, जिसके अंदर हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए। ये क्या है, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है आपके। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे अंदर ये जो आप देख रहे हो, ये इस चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है ए। ठीक है, चालक का क्षेत्रफल है ए, या चालक तार जो है, तार कहो, हमने तार लिया चालक का, धातु का तार लिया, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है और इसकी लंबाई एल है। अब हमने क्या किया, ये इस चालक तार को एक बैटरी से बाहर से जोड़ दिया, प्लस ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। धारा प्लस से माइनस की ओर बहती, इसलिए प्लस से माइनस की ओर आपकी धारा बह रही है। ठीक है, जिस ओर धारा बहती है उसी ओर विद्युत क्षेत्र भी होता है, तो विद्युत क्षेत्र आपका इस ओर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जिस ओर धारा बहती, देखो धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, उसी ओर आपका विद्युत क्षेत्र भी होता है। और बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉन की, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से बनाना, अगर विद्युत क्षेत्र इस ओर आप बना रहे हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट विपरीत। ठीक है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धारा तथा विद्युत क्षेत्र के विपरीत में होते हैं। अगर धारा और विद्युत क्षेत्र इस ओर है तो उसकी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा इस ओर होगी, मतलब विपरीत होगी। ठीक है, तो चित्र सही से बनाया करो। ठीक है,
तो सिंपल ये आपका चित्र हो गया। सिंपल सा समझो, एक चालक तार है जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, ठीक है। इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया, इसे एक बाहर से बैटरी से जोड़ दिया, प्लस और माइनस देख सकते हो, जहां प्लस और माइनस से जोड़ा तो इससे क्या हुआ, I धारा बहने लगी और इस पे विद्युत क्षेत्र कितना है, E वेक्टर। अब ये जो बैटरी से जोड़ा, मान लो इस बैटरी का विभवांतर जो है वो V है, ठीक है। इसका विभवांतर कितना है, V है। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे चित्र में बनाई, हमने यहाँ पे लिखा है कि माना कि धातु की एक तार की लंबाई L, हमने धातु या चालक का एक तार लिया तो हमने लिखा माना कि धातु की एक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो है वो A है, ठीक है। अब इसके बाद लिखा गया जब इसके सिरों को, किसके सिरों को, इस चालक तार के सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर V स्थापित किया जाता है, अर्थात इसे एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है जिसका विभवांतर V है, तब इसमें वैद्युत धारा I बहने लगती है, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग क्या करते हैं, इस चालक तार को हम लोग क्या करते हैं, एक वैद्युत विभवांतर इसमें स्थापित करते हैं या इसे एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसमें I धारा आपकी प्रवाहित होने लगती है और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी प्रवाहित होने लगते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये भी प्रवाहित होने लगते हैं और इनको एक वेग भी प्राप्त हो जाता है जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात जो चित्र में बनाई वही लिखी गई कि माना कि धातु के एक तार की लंबाई L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A है, जब इसके सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर V स्थापित किया जाता है तब इसमें वैद्युत धारा I बहने लगती है। अब बात करते हैं इसका डेरिवेशन की कि कैसे डेरिवेशन होगा, कैसे वो सूत्र का निगमन होगा। तो हम यहाँ पर से लिखते हैं यदि चालक के एकांक आयतन पे, ठीक है, मान लो यदि चालक का जब एकांक आयतन हो, हम लिखते हैं यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तब धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो पे धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताया था। क्या होता है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, I बराबर सूत्र होता है NEAVD, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है, इससे समीकरण 1 मान लेना आपको, ठीक है। ये धारा I तथा अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं। VD का इंग्लिश में मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो VD अनुगमन वेग होता है, I धारा होती है, N को इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोला जाता है, E को इलेक्ट्रॉन का आवेश बोला जाता है, A क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा सूत्र आता है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का। तो हमने लिखा यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तब धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या हो जाएगा, I बराबर NEAVD, ठीक है। अब यहाँ पर से आप क्या निकाल सकते हो, विद्युत क्षेत्र भी निकाल सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर से लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखते हैं अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की आप तीव्रता निकाल सकते हो क्योंकि वैद्युत क्षेत्र E है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = V/L, ठीक है। E = V/L होता है, जहां E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और V आपका क्या होता है, V को बोला जाता है विभवांतर और L क्या है, इस चालक की लंबाई है, ठीक है, इस चालक तार की लंबाई है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकला, E बराबर V/L, इसे आपको मान लेना है समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये निकला है आपका। अब देखो ये आपने क्या निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप निकालते हैं इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बल, ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या निकाल लेते हैं, बल निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं अब, ठीक है, अब लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र के कारण ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों, या लिख सकते हो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल, ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल, ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर बल कितना आ जाएगा, देखो बल F बराबर क्या आ जाएगा, वो हम आपको यहाँ पे लिखते हैं F बराबर, देखो आपको हमने एक सूत्र बताया हुआ है E = F/Q0, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = F/Q0, जहाँ E आपका वैद्युत क्षेत्र, F आपका बल और Q0 आपका परीक्षण आवेश होता है। अब मान लो यहाँ पे Q0 जो होता है आवेश होता है, अगर इस आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश हो तो E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0 की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश E, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है,
तो E इक्वल टू एफ अपॉन में स्मॉल ई। अब यहाँ से अगर बल निकाले तो F बराबर क्या आ जाएगा, ये जो नीचे E है इसका इस E से गुणा हो जाएगा तो E इंटू ई, ये आपका बल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो बल आएगा वो यही आएगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल आपका ये हो जाएगा F बराबर E इंटू ई। ठीक है, यहीं से आपका आ जाएगा F बराबर E इंटू ई। कैसे आया आप देख सकते हो, सिंपल E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट, और F आपका बल, E विद्युत क्षेत्र, क्यू नॉट आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई हो तब E बराबर F अपॉन ई, तब यहाँ से आ जाएगा F बराबर E इंटू ई। ठीक है, ये चीज़ आपका सूत्र आ जाता है यहाँ पर से। ठीक है, तो ये सिंपल सा सूत्र आ गया किसका, ये क्या निकला है, वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर हमने बल निकाल लिया। ठीक है, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली E इक्वल टू वी अपॉन एल, अब बल निकला F बराबर E अपॉन ई। ठीक है, आप क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, आप एक चीज़ कर सकते हो, क्या चीज़, देखो बताते हैं आपको क्या चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। देखो F बराबर आया E इंटू ई, आप यहाँ पे E का मान रख सकते हो। E का मान कितना, V अपॉन एल, तो आप E का मान रख दो V अपॉन एल इंटू ई। ठीक है, देख लो F बराबर E इंटू ई था, इस वाले E का मान यहाँ पर से V अपॉन एल है, तो V अपॉन एल रख दो, और ये वाला स्मॉल ई पहले से आगे लिख देना चाहे तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 2 था, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 है ना, E इक्वल टू वी अपॉन एल, तो हमने इस कैपिटल E की जगह V अपॉन एल रख दिया, तो F बराबर V अपॉन एल इंटू ई, और आगे लिख देना समीकरण 2 से E बराबर V अपॉन एल। ठीक है, तो ये चीज़ सिंपल आ गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे आप लोग क्या कर लो, मान लो समीकरण नंबर कौन सा 2 हो गए थे, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको लिखो या ना लिखो, चलो इतना ही रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पर से F बराबर E इंटू ई आया था, E की जगह V अपॉन एल रख दिया, तो V अपॉन एल इंटू स्मॉल ई। ठीक है, इतना आ चुका है, अब आपका बल आ चुका है। तो सबसे पहले हमने निकाला क्या चीज़, बल का, पहले वैद्युत क्षेत्र निकाला था, अब बल आ गया, बल आपका आ गया F बराबर V अपॉन एल इंटू ई। आप देखो बल का एक सूत्र यहाँ पे और होता है, आप लिखते हैं, यहाँ से लिख देना, अब F बराबर एक सूत्र होता है, F बराबर होता है ma। ठीक है, F बराबर होता है ma, F बल है, m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और a होता है त्वरण। ठीक है, m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और a होता है त्वरण। इसे आपको मान लेना है समीकरण नंबर 4। आप नीचे से लिखना है समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या आ जाएगा, देखो इधर साइड भी F है, इधर साइड भी F है, तो जब इधर की वैल्यू सेम है तो इधर और इधर की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो V अपॉन एल इंटू ई बराबर ma। ठीक है, देखो ध्यान से हमने क्या किया, हमने लिखा समीकरण 3 व 4 से, पहला बल ये आया था F बराबर V अपॉन एल इंटू ई, इस सूत्र से E का मान रखा था V अपॉन एल इंटू ई। आप लिखा बल का एक सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और a इलेक्ट्रॉन का त्वरण। ठीक है, ए को त्वरण बोलते हैं। अब यहाँ से लिखा समीकरण 3 और इसे बनाया था 4, तो समीकरण 3 व 4 से इधर F और F समान है, तो V अपॉन एल इंटू ई बराबर हो जाएगा ma के। ठीक है, यहाँ से अब आपको a की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, या इसे ऐसे रख दो, देखो ma को पहले कर लो, ma बराबर V अपॉन एल इंटू ई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। ठीक है, आप क्या करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते, तो a बराबर आ जाएगा, ये V अपॉन एल है, इसको ऐसे ही लिख दो, और ये m जो इधर गुणे पे नीचे आ जाएगा भाग पे E अपॉन में m। ठीक है, तो a की वैल्यू ये आ गई आपका V अपॉन एल इंटू ई अपॉन एम। ठीक है, सिंपल सा देख लो, F बराबर ma था, F बराबर V अपॉन एल इंटू ई था, तो जब इधर का F इधर का F समान है तो ma बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन एल इंटू ई। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेना, V अपॉन एल इंटू ई अपॉन में, ये m इधर गुणे पे, इधर आ जाएगा भाग पे, तो a इक्वल टू V अपॉन एल इंटू ई अपॉन में m। ठीक है, ये आपका निकल आया, a क्या है, त्वरण। अब यहाँ से आप त्वरण का एक सूत्र और लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन का त्वरण a बराबर, इलेक्ट्रॉन का त्वरण या सीधा सीधा त्वरण a बराबर एक सूत्र और लगा सकते हो, इसे मान लेना समीकरण 5। ठीक है, यहाँ से लगाना त्वरण बराबर एक सूत्र लिख देना, चूंकि त्वरण a बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, एक सूत्र होता है त्वरण का, वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, क्या सूत्र होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, a बराबर सूत्र होता है, a त्वरण है, त्वरण a बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन मतलब वेग, और यहाँ पे आप वेग कौन सा लगाओगे, इलेक्ट्रॉनों का वेग। इलेक्ट्रॉनों का वेग तो पता है ना, इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है, अपवहन वेग, तो यहाँ पर से a बराबर आ जाएगा अपवहन वेग vd, और समय कौन सा आएगा, समय यहाँ पे आपको t नहीं रखना, आपको समय रखना है टाउ, आपको समय रखना है टाउ। टाउ को बोला जाता है श्रांति काल, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, टाउ को बोला जाता है श्रांति काल, श्रांति काल। ठीक है, टाउ को क्या बोला जाता है, श्रांति काल बोला जाता है।
ठीक है। टाउ को क्या बोला जाता है? श्रांति काल। और श्रांति काल जानते हो क्या होता है? श्रांति काल भी एक समय होता है, और ये कैसा समय होता है? आपका इलेक्ट्रॉन की टक्करों के बीच का समय, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है आपस में टकराते भी रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय को श्रांति काल बोलते हैं। श्रांति काल कौन सा समय है? एक इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय को श्रांति काल बोलते हैं, टाउ। ठीक है, तो त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो ए बराबर हो गया वेग परिवर्तन, मतलब वेग किसका वेग? इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग होता है अपवहन वेग वीडी, बटे में इलेक्ट्रॉन का मतलब जो समय है, इलेक्ट्रॉन का समय मतलब इलेक्ट्रॉन की टक्करों के बीच का समय, उसे बोलते हैं टाउ, श्रांति काल। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए बराबर वी डी अपॉन टाउ, और इसे कोई समीकरण मान लो, समीकरण मान लो ना 6, इसे मान लेना समीकरण नंबर 6, ए बराबर वी डी अपॉन टाउ। ये टाउ बना हुआ है, टाउ को श्रांति काल बोलते हैं। अब इसके आगे का इधर देखो। ठीक है, इसके आगे का इधर देखो। अब आप देखो, ये समीकरण 5 है जिसमें ए इसमें भी है, समीकरण 6 है इसमें भी ए है। तो यहाँ पर से इसी टाइप से लिख देते हैं समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से। समीकरण 5 व 6 से यहाँ पे क्या आ जाएगा? समीकरण 5 में भी ए है, 6 में भी ए है, तो ए और ए बराबर हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू भी इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा वी अपॉन एल इंटू ई अपॉन में एम, और इधर बराबर में वी डी अपॉन टाउ, वी डी अपॉन में टाउ, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, देख लो ध्यान से क्या हुआ। आपका ए इक्वल टू वी अपॉन एल इंटू ई अपॉन एम था, तो इधर का ए इसके के बराबर, जैसे ऊपर हुआ था एफ बराबर था, तो ये वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर हो गई थी। वैसे ही पाँचों समीकरण 6 पे ये ए है, इसमें भी ए है, मतलब दोनों आपकी लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू सेम है, तो राइट हैंड वाली वैल्यू भी सेम हो जाएगी, वी अपॉन एल इंटू ई अपॉन एम बराबर वी डी अपॉन में टाउ। ठीक है, ये वैल्यू भी आपकी सेम हो जाएगी। अब यहाँ पर से क्या करते हैं, यहाँ से वी डी का मान निकाल लेते हैं। तो देखो, इसे आप सही से लिख सकते हो। तो ये देखो ई है, ये वी है, तो ई वी अपॉन इस एम और एल को सही लिख लो, ई वी अपॉन एम एल, और ये टाउ भाग पे इधर आ जाएगा गुणे पे, तो टाउ बराबर वी डी। ठीक है, ध्यान से देखना क्या किया है, ई का वी से गुणा ई वी बटे में एम एल इंटू टाउ बराबर वी डी। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा वी डी को आप लिख सकते हो ई वी बटा एम एल इंटू टाउ। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? वी डी की। तो अब आपको मान लेना इसे कौन सा समीकरण? समीकरण नंबर 7। ठीक है, बहुत सारे समीकरण बन चुके हैं, तो आपको अच्छे से समझाने के लिए इतने समीकरण बना दिए। अभी अब एकदम थोड़ा सा रह गया है, वीडी का मान निकल गया है। अब आसानी से आप ओम के नियम को सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, अब आप आसानी से क्या सिद्ध कर सकते हो? ओम के नियम का निगमन कर सकते हो। पहले इतना समझ लो, क्योंकि अब इसको इरेज करना पड़ेगा, बोर्ड तो पूरा भर चुका है, इसको इरेज कर देंगे, तब आपका इसके आगे का हम इधर करके दिखाएंगे। ठीक है, पहले इतना समझ लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था? सबसे पहले चित्र था जिसमें चालक तार था, इसकी लंबाई एल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए, वैद्युत क्षेत्र ई था, धारा आपकी प्लस से माइनस की ओर बह रही थी। ठीक है, धारा प्लस से माइनस की ओर बह रही थी। फिर इसके बाद हमने लिखा था, माना कि धातु की एक तार की लंबाई एल तथा परिच्छेद क्षेत्रफल ए है, जब इसके सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर वी स्थापित किया जाता है, तब इसमें वैद्युत धारा आई बहने लगती है। फिर सबसे पहले क्या किया गया? यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहा n हो, तब धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र होता है I बराबर NeAVD। इसे माना समीकरण 1। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V अपॉन एल। ठीक है, ये सूत्र लगाया, V है विभवांतर, L है इस चालक तार की लंबाई। फिर इसके बाद वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगा, F बराबर E इंटू ई आया। E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्मॉल e है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इस E की वैल्यू V अपॉन एल हमने यहाँ पे रख दी, समीकरण 3 बन गया। अब बल का एक सूत्र और होता है F बराबर ma, तो यहाँ से समीकरण 3 और 4 से F सेम था, तो V अपॉन एल इंटू ई बराबर ma आ गया। ठीक है, यहाँ से A की वैल्यू आई V अपॉन एल इंटू ई अपॉन एम। अब त्वरण A बराबर एक सूत्र और होता है वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन की जगह आपका क्या हो जाएगा? अपवहन वेग Vd बटे में समय की जगह आपका इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, जिसे श्रांति काल बोलते हैं, तो A बराबर Vd अपॉन टाउ। इसे समीकरण 6 मान लेना। समीकरण 5 व 6 से V अपॉन एल इंटू ई अपॉन एम, ये वाला, और बराबर में Vd अपॉन टाउ। यहाँ से Vd की वैल्यू निकाल लेना, EV बटा ml इंटू टाउ आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है समीकरण नंबर 7। अब इस समीकरण नंबर 7 का क्या उपयोग होगा? इस समीकरण 7 को हम ये जो समीकरण 1 बनाए हुए हैं, I बराबर NeAVD, इसमें हम क्या करेंगे? Vd की वैल्यू रख देंगे।
इसमें क्या करेंगे, Vd की वैल्यू रख देंगे और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से निकाल लेंगे ओम का नियम। ठीक है, ये जो Vd की वैल्यू है यहाँ पे बस रखना है। अब आपका आ चुका है पूरा, तो अब इसको स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि इधर वाला हम इरेज करेंगे। केवल समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 से ये वाला समीकरण लिखेंगे और इसमें हम लोग Vd की वैल्यू रख के आगे का हल कर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इरेज करना है अब। ठीक है, आप सिंपल देख सकते हो I बराबर एन इंटू ए वी डी था, ये हमने लिखा समीकरण 1 से, इतना इरेज किया। इसके आगे का यहाँ से लिखना है। ठीक है, जब इतना हो जाए इसके आगे का यहाँ से लिखना है। आप सिंपल यहाँ पे क्या करना है, Vd की वैल्यू आपको रखनी है। ये जो Vd की वैल्यू है EV बटा ml इंटू टाउ, आपको इस पे Vd की वैल्यू रखनी है। ठीक है, लिखते हैं Vd का मान समीकरण कौन है, समीकरण नंबर 7। ठीक है, 7 ही तो है, समीकरण 7 से रखने पर, समीकरण 7 से रखने पर। ठीक है, 7 से रखने पर। ठीक है, समीकरण 7 में Vd का मान क्या है देख सकते हो, I बराबर एन ए, Vd का मान है EV बटा ml इंटू टाउ, Vd का मान है EV बटे में ml इंटू टाउ। ठीक है, ये है Vd का मान। ठीक है, यहाँ पे रखने पर यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देख लो, सिंपल I बराबर एन इंटू ए और Vd की वैल्यू EV बटा ml इंटू टाउ। अब यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, अब इसे हल कर लो थोड़ा, तो I बराबर n है तो n लिख लो, E का E से गुणा तो E स्क्वायर, और ये वाला a लिख लो, बटे में ml लिख लो, और ये टाउ भी लिख लो, और v को इधर थोड़ा सा लिख लो। ठीक है, क्या किया देखो, ध्यान से देखना, I आपका उसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं, n उसी तरह है, E का E से गुणा E स्क्वायर, a ये आया, टाउ ये आया, ml ये नीचे आया, v को इधर लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब यहाँ पर से क्या करते हैं हम यहाँ पे इस v को जो गुणे पे नीचे ले लेते भाग पे, तो I बटा v बराबर उधर बच गया एन स्क्वायर ए टाउ बटे में ml। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, I ये था, v इधर गुड़े पे था, नीचे ले लिया भाग पे, तो I बटा v बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ बटा ml, इतना आया। अब आगे देखो, इधर I बटा v है, हमें क्या चाहिए ओम के नियम के लिए, v बटा I चाहिए, तो हम इसे उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करोगे I बटा v को, तो हो जाएगा v बटा I, और जब इधर वाला उल्टा किया तो इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा ml बटे में एन ई स्क्वायर ए टाउ। ध्यान से देखना हमने किया क्या है, ये I बटा v को उल्टा कर दिया v बटा I, तो इधर वाला भी उल्टा होगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा ml बटे में एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, देख लो I बटा v था तो v बटा I हो गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ बटा ml था, इसको उल्टा कर दिया ml बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इतनी वैल्यू है ml बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आपकी एक नियतांक हो जाएगी। आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ ml बटे में एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आपका पूरा नियतांक हो जाएगा, ये पूरा नियतांक हो जाएगा। ठीक है, इनमें सबके कोई ना कोई मान होते, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका भी कुछ मान होगा, चालक के तार की भी कुछ लंबाई होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का भी कुछ मान होगा, e का भी कुछ मान होगा, a का भी कुछ मान होगा, और टाउ श्रांतिकाल इसका भी कुछ मान होगा। तो इस पूरी वैल्यू को, ये जो ml बटे में एन ई स्क्वायर, ठीक है, ml बटे में एन ई स्क्वायर ए टाउ है ये वाली, इसको नियतांक मान लेंगे। तो यहाँ पर से v बटा I बराबर क्या आ जाएगा, नियतांक, v बटा I बराबर नियतांक, और यही ओम का नियम है। ठीक है, यही ओम का नियम है, आगे लिख देना, यही ओम का नियम है, ओम का नियम है। ठीक है, यही ओम का नियम है कि नहीं बताओ, और आगे लिख देना प्रूव्ड, आपने सिद्ध कर दिया अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम, v बटा I बराबर एक नियतांक। ठीक है, v बटा I बराबर नियतांक। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, सिंपल यही था, v बटा I बराबर नियतांक, या आगे एक स्टेप और चाहो तो बढ़ा लेना, v बटा I बराबर r लिख लेना। ठीक है, v बटा I बराबर r लिख देना, चाहे तो इतना ही रहने देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि नियतांक r हो जाएगा, r होता प्रतिरोध, v होता विभवांतर, I होती धारा। ठीक है, तो इसके बाद एक स्टेप ये कर लेना, फिर लिख देना यही ओम का नियम है, प्रूव्ड। ठीक है, सिद्ध कर दिया आपने, प्रूव्ड का मतलब सिद्ध। ठीक है, तो सिंपल कैसे हुआ आपने देखा, सबसे पहले उतना तो आपको समझाई दिया था, Vd तक आपकी वैल्यू आई थी EV बटा ml इंटू टाउ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से समीकरण 1 जो था I बराबर एन ई ए Vd था, जो कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध था, लिखा गया Vd का मान समीकरण 7, ये समीकरण 7 था, इससे हमने Vd का मान इस समीकरण 1 पे रखा, तो Vd की वैल्यू ये रखी गई है EV बटा ml इंटू टाउ।
अब यहाँ पे सिंपल इसे सॉल्व किया गया पूरा, आपकी वैल्यू यहाँ पे v अपॉन आई की आई ml बटा एन स्क्वायर 8 आउ, यहाँ ये वैल्यू नीतांक हो गई तो v बटा आई बराबर नीतांक और v बटा आई बराबर आर, यही ओम का नियम है, प्रूव्ड। 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। आशा करते हैं सबको समझ में आया अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति का डेरिवेशन। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी क्लास 12 फिजिक्स की। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो पे। और एक चीज़ याद रखो, क्लास 12 फिजिक्स की भी मस्त तैयारी हो रही है, क्लास 12 केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन पे आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे जाके मस्त तैयारी कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो।